So class, our next topic is economy and society. Economy and society. So let's say in the year 1914 रशिया में सोसाइटी किस तरह की थी और इसकी इकोनॉमी कैसी थी. सो एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th century the vast majority of Russian people were agriculturists. About 85% of the Russian Empire's population earned their living from agriculture. So basically हम कह सकते हैं 20th सेंचुरी के बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी जो मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन थे वो क्या थे, फार्मर्स थे. मीन्स दे वर प्योरली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर और यहाँ पे लगभग 85% ऑफ द पीपल वेर एंगेज इन द एग्रीकल्चरल वर्क्स. सो बेसिकली हम कह सकते हैं यहाँ पे मीन्स यहाँ पे लेस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था, जिसकी वजह से यहाँ पे जो पीपल्स थे दे वर हेल्पलेस टू वर्क इन ए agricultural land. So this proportion was higher than in most European countries. For instance, in France and Germany, the proportion was between 40% and 50%. So हम कह सकते हैं अलग यूरोप के कंपैरिजन में फ्रांस और जर्मनी में जो लगभग 40 to 50% यहाँ पे जो भी लोग थे दे वर एग्रीकल्चरिस्ट, लेकिन यहाँ पे 85% वेर द एग्रीकल्चरिस्ट. सो इन द एम्पायर cultivators produced for the market as well as for their own needs and Russia was the major exporter of the grain. So हम कह सकते हैं इस समय में रशिया में जो भी रशियन एम्पायर था वहाँ पे जो भी कल्टिवेटर्स थे वो अपने लिए एज वेल एज मार्केट के नीड्स के अकॉर्डिंगली जो फूड ग्रेन्स थे उसको प्रोड्यूस करते थे. एंड और उस समय में रशिया वाज द लार्जेस्ट और द मेजर एक्सपोर्टर ऑफ द ग्रेन्स. सो अब हम बात करते हैं इंडस्ट्रीज वाज फाउंड इन पॉकेट्स. सो ये दिस इज ए प्रोवर्ब मीन्स कह सकते हैं इंडस्ट्रीज वाज फाउंड इन पॉकेट्स का मतलब है कि उस समय इंडस्ट्रीज जो है वो बहुत ही ज्यादा कम थी इन रशिया. सो प्रोमिनेंट इंडस्ट्रीज एरियाज वेर सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को. सो कह सकते हैं उस समय जो मेन इंडस्ट्रियल या फिर जो इम्पोर्टेंट या फिर जो फेमस इंडस्ट्रियल एरिया थी वो कहाँ पे थे, सेंट पीटर्सबर्ग में और मॉस्को में. सो उस समय जो भी इंडस्ट्रीज थी उसको कौन चलाते थे, क्राफ्ट्समैन अंडरटुक मच ऑफ द प्रोडक्शन बट लार्ज फैक्ट्री एग्जिस्टेड अलोंगसाइड क्राफ्ट वर्कशॉप. मेनी फैक्ट्रीज वर सेट अप इन द 1980s. सो हम कह सकते हैं उस समय जो भी इंडस्ट्रीज थी वहाँ पे जो क्राफ्ट पर्सन थे वो लोग ही एक्चुअली इंडस्ट्रीज को रन करते थे और जो भी फैक्ट्री थी उनमें जो भी वर्कशॉप्स थे उसमें क्राफ्ट वर्कशॉप्स बहुत ज़्यादा थे. मीन्स अलग वेराइटीज की इंडस्ट्रीज उस समय नहीं थी. और उस समय फिर उसके बाद 1890s में बहुत ज़्यादा वहाँ पे इंडस्ट्रीज जो है वो स्टार्ट होने लगी, तब जब रेलवे का वहाँ पे एक्सपेंशन होने लगा. व्हेन रेलवे नेटवर्क वाज एक्सटेंडेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्रीज इंक्रीज. तो हम कह सकते हैं अराउंड 1890s यहाँ पे इन रशिया इंडस्ट्रीज जो है वो बहुत तेजी से मल्टीप्लाई होने लगे. इसके बाद इसका एक रीजन ये भी था कि यहाँ पे रशिया में जो रेलवे का जो एक्सपेंशन होने लगा इससे यहाँ पे इंडस्ट्रीज खुलने लगे, फॉर एग्जांपल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज. इसके बाद फिर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट था वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे होने लगा, जिससे कि बहुत ही तेजी से यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो गया इन रशिया. सो अब यहाँ पे जैसे ही इंडस्ट्रीज बढ़ने लगी तो यहाँ पे जो कोल का जो प्रोडक्शन था वो डबल हो गया और आयरन एंड स्टील आउटपुट क्वाड्रपल्ड. मीन्स हम कह सकते हैं जैसे ही इंडस्ट्रीज बढ़ गए रॉ मटेरियल्स की जो डिमांड थी वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से जो कोल प्रोडक्शन था उसको डबल हो गया और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज थी वो भी बहुत तेजी से बढ़ने लगे, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंशन ऑफ रेलवे में ट्रैक्स एंड मेकिंग ऑफ कोचेस ऑफ द ट्रेन, इन सबको बनाने के लिए आयरन एंड स्टील भी बहुत ज़्यादा लगने लगी, जिसकी वजह से हर चीज़ जो है वो बहुत तेज़ी से होने लगा. फिर उसके बाद बाय द 1900 इन सम एरियाज फैक्ट्री वर्कर्स एंड craftsmen were almost equal in the नंबर. फिर हम कह सकते हैं कि पहले जो भी इंडस्ट्रीज थी मीन्स इंडस्ट्री जो कि पॉकेट्स में थे मीन बहुत ही कम इंडस्ट्रीज थी, उसमें जो क्राफ्ट पर्सन थे उसके कंपैरिजन में अब जो है बहुत ज़्यादा
वर्कर्स हो गए हैं। क्राफ्ट्समैन वेर ऑलमोस्ट इक्वल इन नंबर्स, वर्कर्स एंड क्राफ्ट्समैन। सब कह सकते हैं उसमें क्राफ्ट्समैन वेर मोर कंपैरिजन टू द वर्कर्स, लेकिन अभी वर्कर्स भी बहुत ज्यादा हो गए हैं, मीन्स दे द वो जो है वो इक्वल हो गए हैं। उसके हिसाब से मोस्ट इंडस्ट्रीज वाज द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट। सो हम कह सकते हैं उस समय जो भी इंडस्ट्रीज थे वो किसके अंडर में थे, अंडर द प्राइवेट प्रॉपर्टी। एक इंडस्ट्रियलिस्ट जो है उसी के अंडर में वो प्रॉपर्टी होती थी। बट गवर्नमेंट surprise large factories to ensure minimum wages and limited hours for of work। सो यहाँ पे जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ, गवर्नमेंट ने भी कुछ एक्शंस लिए, गवर्नमेंट ने भी वर्कर्स के बिहाफ में कुछ प्लान्स किए। उसके अकॉर्डिंगली जो भी फैक्ट्रीज थी उसमें गवर्नमेंट ने मिनिमम वेजेस और लिमिटेड आवर जो है वो फिक्स की फॉर द वर्कर्स। क्योंकि हमने लास्ट टॉपिक्स में देखा था कि जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ, मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन गॉट जॉब इन फैक्ट्रीज, लेकिन उस समय वेजेस बहुत कम थे और जो वर्किंग आवर थी वो लिमिटलेस थी, मीन्स उसमें बहुत ज़्यादा काम करवाना पड़ता था। लेकिन इसी को देखते हुए इन रशिया में जब जैसे ही ये इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ, यहाँ पे गवर्नमेंट ने भी कुछ एक्शंस लिए टू मिनिमाइज द मिनिमम वेजेस एंड रिड्यूस द वर्किंग आवर्स। So, but factory inspector could not prevent rules being broken. In crafts units and small workshop, the working days was sometimes 15 hours compared to 10 or 12 hours for factories. Accommodation varied from rooms to dormitories. सो हम कह सकते हैं जैसे कि सरकार ने निर्देश दिया था उसके हिसाब से जो भी फैक्ट्री इंस्पेक्टर थे वो जो है रूल्स को देखते थे। और यहाँ पे क्या हुआ, जो डिफरेंट फैक्ट्रीज थी इसमें जो डिफरेंट टाइमिंग हो गई, जिसकी वजह से कहीं पे 10-12 घंटे थे तो कहीं पे 15 घंटे थे, तो इसको जो है वो को रिलेट नहीं कर पा रहे थे। सो वर्कर्स आर डिवाइडेड इनटू सोशल ग्रुप्स, सम हैड स्ट्रॉन्ग लिंक्स विद द विलेजेस फ्रॉम विच दे कम। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो बेसिकली जो वर्कर्स थे उन्होंने अपने आप को एक सोशल ग्रुप्स में डिवाइड करके रखा था, और इसके अकॉर्डिंगली सम हैड लिंक्स विद द विलेज। किसी वर्कर्स के जो लिंक्स थे बहुत ही स्ट्रांग थे इन विलेज एरियाज। और यहाँ पे जो स्पेशली हम कह सकते हैं इस समय जो सबसे इम्पोर्टेंट या फिर सबसे फेमस अगर हम कहें तो देयर वर द मेटल वर्कर्स। सो मेटल वर्कर्स जो है अपने आप को कंसिडर करते थे एज ए एरिस्टोक्रेट्स। सो हम कह सकते हैं कि ए मेटल वर्कर ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग रिकॉर्ड मेटल वर्कर्स कंसिडर देमसेल्फ एरिस्टोक्रेट्स अमंग द अदर वर्कर्स। सो हम कह सकते हैं इस समय दिस वाज द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिसमें एक्सपेंशन ऑफ रेलवे हो रही थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज वर्क्स जो है वो चल रहे थे। तो यहाँ पे जो भी सेंट पीटर्सबर्ग में जो भी मेटल वर्कर्स थे उनका मानना था कि उनसे ज़्यादा श्रेष्ठ उस समय कोई भी लेबरर्स नहीं है, और वो अपने आप को एरिस्टोक्रेट्स में के रूप में मानते थे। एरिस्टोक्रेट्स मीन्स रिच पर्सन या फिर जो बहुत अमीर होता है, इसी तरह से रिच इन मनी और एनी स्किल। सो हम कह सकते हैं दिस मेटल वर्कर्स कंसिडर्ड देम एज ए एरिस्टोक्रेट, और उनका ये भी मानना था कि जो मेटल वर्कर्स है उनमें स्किल्स और ट्रेनिंग और स्किल्स होनी चाहिए। सो हम यहाँ पे बात करेंगे द पार्टिसिपेशन ऑफ द वुमन इन द फैक्ट्री। सो वो वुमन मेड अप 31% ऑफ द फैक्ट्री लेबर फोर्स बाय 1914। जैसे ही 1914 आया, जो फैक्ट्री वर्कर्स थे उसमें अराउंड 31% जो है वो वुमेन्स का पार्टिसिपेशन हो गया इन द फैक्ट्री, बट दे पेड लेस देन मेन। लेकिन हम कह सकते हैं कि जो वेजेस थे वुमेन्स के वो मेन से बहुत ही ज्यादा कम थे। उनको हाफ या फिर 3/4 ऑफ ए मेन्स वेजेस मिलता था, मीन्स 1/3 या फिर हाफ ही उनको मिलता था कंपैरिजन टू द मेन सैलरी। So division among workers should sort themselves in dress and manner too. Some workers formed association to help members in times of unemployment or financial hardship, but such associations were few. So इन्हीं सब चीजों को देखते हुए वहाँ पे वर्कर्स ने एसोसिएशन क्रिएट किए टू हेल्प द वर्कर्स इन अनएम्प्लॉयमेंट और इन डिस्ट्रेस टाइम्स. So despite divisions, workers did unite to strike work when they disagreed with employers and a dismissal or the condition. The strike took place frequently in the textile industry during 1896 and 1897 and the metal industry during 1902.
सो हम कह सकते हैं जैसे ही ये सब चीज़ें बढ़ने लगी, जैसे ही वर्कर्स बढ़ने लगे, वर्क बढ़ने लगी और बहुत सारे जॉब्स ऐसे थे जो जिनको डिसमिस कर दिया जाता था या फिर किसी तरह से सैलरी बहुत कम देती थी, तो इन सब को देखते हुए जो भी वर्कर्स थे इन्होंने यहाँ पे एक एसोसिएशन बनाया और उस एसोसिएशन का काम था कि वो उस पर्टिकुलर कंपनी के अगेंस्ट में स्ट्राइक करे जो कि वहाँ पे बहुत कम वेजेस देता हो या फिर वर्किंग आवर्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो या फिर वहाँ पे सैनिटेशन प्रॉब्लम नहीं हो या फिर वो डिसमिस कर देते हो लेबरर्स को। तो इन्होंने ये सब जो स्ट्राइक्स हैं वो फ्रीक्वेंट रखी और इसी तरह से कंपनीज जो है वो यहाँ पे रन करने लगी। सो अगर हम बात करें कंट्री साइड की, मीन्स अगर हम विलेज एरिया की बात करें, तो पीजेंट्स कल्टिवेटेड मोस्ट ऑफ द लैंड बट that land was owned by the nobility, the crown and the orthodox church। जो भी विलेज एरिया में जो भी पीजेंट्स थे जिस लैंड को वो कल्टीवेट करते थे वो लैंड किसका था, नोबिलिटीज का था या फिर क्राउन का, मीन्स जार निकोलस का, अदरवाइज जो ऑर्थोडॉक्स चर्च थी, जैसे कि ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी जो थी या फिर उनकी थी। मीन्स पीजेंट्स के पास लैंड नहीं था और वहाँ पे वर्कर्स की तरह पीजेंट्स भी डिवाइडेड थे। सो अगर हम बात करें पीजेंट्स हैड नो रेस्पेक्ट फॉर द नोबिलिटी। सो इसके अकॉर्डिंगली इन विलेज एरियाज जो पीजेंट्स थे उनके मन में नोबिलिटीज के लिए कोई रेस्पेक्ट नहीं थी। नोबल्स गॉट देयर पावर एंड पोजीशन थ्रू देयर सर्विस टू द जार, नॉट थ्रू लोकल पॉपुलरिटी। अब वहाँ पे जो भी नोबल्स थे, नोबल्स मीन्स ऑफिशियल्स ऑफ द किंग। सो यहाँ पे जो विलेजेस का पीजेंट्स का मानना था कि ये जो पॉपुलैरिटी मिली है इनको, ये उनके वर्क के वजह से नहीं मिली है बल्कि वो जार निकोलस के वजह से मिली है। इसके अकॉर्डिंगली इन रसिया पीजेंट्स वांटेड द लैंड ऑफ द नोबल्स टू बी गिवन टू देम। तो यहाँ पे जो भी पीजेंट्स थे रशिया में वो चाहते थे कि जो भी नोबल्स के जो लैंड है वो किसको देना चाहिए, उस लैंड को जो भी वर्कर्स थे या फिर पीजेंट्स थे उनके बीच में बांट देना चाहिए। सो फ्रीक्वेंटली दे रिफ्यूज टू पे रेंट एंड इवन मर्डर्ड लैंडलॉर्ड्स। सो इस चीज को अचीव करने के लिए वहां पे जो भी पीजेंट्स थे उन्होंने नोबल्स को रेंट देने से मना कर दिया और जितने भी लैंडलॉर्ड्स थे उनका उन्होंने मर्डर करना शुरू कर दिया। फिर फाइनली इन द ईयर 1902 this occurred on a large scale in South Russia and in 1905 such incident took place all over Russia। So ये एक छोटे से पार्ट में स्टार्ट हुआ, बाद में धीरे धीरे ये पूरे होल रशिया में ये ट्रेडिशन शुरू हो गई। जितने भी पीजेंट्स थे दे वर नॉट गिविंग रेंट टू द नोबिलिटीज एंड दे मर्डर्ड द लैंडलॉर्ड्स। Russian peasants were different from the other European peasants in another way. They pulled their land together periodically and their commune divided it according to the needs of the individual family। सो हम कह सकते हैं जो रशिया के जो पीजेंट्स थे वो यूरोपियन पीजेंट से बहुत ही डिफरेंट है क्योंकि उनके अकॉर्डिंगली जो लैंड था वो पीरियडिकली डिवाइड करते थे। फॉर एग्जांपल एक आदमी के पास लैंड नहीं है तो तुम इतना लैंड ले लो, 3 साल तुम उस पर करो, उसके बाद फिर हम करेंगे, इस तरह से था। और दूसरा कि जो भी लैंड थे वो इंडिविजुअल फैमिलीज में डिवाइड कर दिए गए। फॉर एग्जाम्पल जो भी लैंड थे उस समय नोबल्स के, उसको जो है जितने भी पीजेंट्स थे हु हैड नो लैंड उनके बीच में इक्वली डिवाइडेड कर दी गई थी। सो क्लास लेट्स सी सम ऑफ द पॉइंट्स रिगार्डिंग इकोनॉमी एंड द सोसाइटी। So class, here are some points. The vast majority of Russian people were agriculturists. In the empire, cultivation produced for market as well as for own needs. Most industries was the private property of industrialists. Workers were divided into social groups. Workers unite to strike work when they disagree with employers about dismissal or work conditions. So peasants cultivated land owned by the nobility, the crown and the Orthodox Church, and peasants had no respect for the nobles. So class, let's move to our next topic, socialism in Russia. So class, so next topic is socialism in Russia.
सो क्लास लेट से जो सोशलिज्म था वो किस तरह से था इन रशिया. सो ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वर इलीगल इन रशिया बिफोर 1914. The Russian Social Democratic Workers' Party was founded in 1898 by socialists who respected Marx's ideas. So basically हम कह सकते हैं under the लीडरशिप और अंडर द गवर्नमेंट ऑफ जार निकोलस सेकेंड जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज थी उनको इलीगल माना जाता था इन रशिया. सो फिर भी यहाँ पे जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज थे दे वेर इलीगल अकॉर्डिंग टू द जार निकोलस. सो यहाँ पे जो रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी था वो उसको बनाया गया था इन द ईयर 1898 बाय सोशलिस्ट जो कार्ल मार्क्स के आइडिया को बिलीव करते थे और उनके आइडियोलॉजी पे ही ये बेस्ड थी. सो इसी तरह से गवर्नमेंट पॉलिसी इट हैड टू ऑपरेट एन इलीगल ऑर्गेनाइजेशन. सो यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट आई मीन निकोलस की जो गवर्नमेंट थी वो मानती थी कि इस तरह की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो क्या करेंगी कि उनकी जो भी पॉलिसीज होंगे वो इलीगल करार दिए जाएंगे क्योंकि वो काम करेगी अगेंस्ट द जार निकोलस गवर्नमेंट. सो यहाँ पे बेसिकली हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है उनको फॉर्म करने की परमिशन नहीं थी. सो ये जो है इट सेट अप ए न्यूज़पेपर मोबिलाइज वर्कर्स एंड ऑर्गेनाइज स्ट्राइक. सो उनका मानना था निकोलस की गवर्नमेंट का मानना था कि ये जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो क्या करती है थ्रू न्यूज़पेपर या फिर वर्कर्स को मोबिलाइज करती है मीन्स उनको भड़काती है ताकि वो स्ट्राइक करे अगेंस्ट द निकोलस गवर्नमेंट. सो इसी के भी इन्हीं सब को रोकने के लिए जो निकोलस की गवर्नमेंट थी उन्होंने जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पे बनती थी उनको इलीगल घोषित कर देते थे मीन्स दे डू नॉट गेट द पार्टिसिपेशन इन द गवर्नमेंट. सो हम कह सकते हैं इसी तरह से जो सोशलिस्ट थे और जो पीजेंट्स थे दे वर डिवाइडिंग लैंड पीरियडिकली मेड देम नेचुरल सोशलिस्ट. सो इसी तरह से बहुत सारे रिवोल्ट चले. सो हम सिर्फ मेन टॉपिक्स को देख लेते हैं. Socialists were active in the countryside through the late 19th century. They formed the Socialist Revolution Party in 1900. This party struggled for peasants' rights and demanded the land belonging to nobles to be transformed to peasants. So हम कह सकते हैं यहाँ पे एक और पार्टी फॉर्म हुई जिनका मेन जो पार्टी फॉर्म हुई इन द ईयर 1900 जिसका नाम था सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी. इनका मेन डिमांड था कि जितने भी नोबल्स के लैंड थे उस लैंड को ट्रांसफर कर दिया जाए किसको पीजेंट्स को. मीन्स जो नोबल्स के जो लैंड थे उनको पीजेंट्स को दे दिया जाए. मीन्स अब जो ऑनर होंगे वो कौन होंगे पीजेंट्स नॉट द नोबल. सो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि इन सब चीजों को देखते हुए लेनिन का मानना था. लेनिन फेल्ट दैट peasants were not one united group. Some were poor and others rich. Some worked laborer while others were capitalists who employed workers. ठीक इसी तरह से जैसे ही ये सारी बातें हो रही थी तो उस समय लेनिन का मानना था कि पीजेंट जो है वो एक ग्रुप की तरह नहीं है क्योंकि इसमें कुछ रिच हैं कुछ पुअर हैं और कुछ यहाँ पे कैपिटलिस्ट हैं मीन्स रिच पर्सन है और कुछ जो है वो वर्कर्स हैं. तो ये जो है इन चीज़ों को नहीं मानते थे. मीन्स वो नहीं मानते थे कि ये पीपल जो है वो यूनाइट होंगे क्योंकि एक ही कम्युनिटी के लोग होंगे तो जो फेथ है उसकी पार्टी में वो बरकरार रहती है. बट अगर डिफरेंट पीपल्स हो देन जो पार्टी है वो ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती है. तो इस तरह से हम कह सकते हैं द पार्टी वॉज डिवाइडेड ओवर द strategy of organization. Vladimir Lenin, who led the Bolshevik group, thought that in repressive society like Tsarist Russia, the party should be disciplined and should control the number and quality of its member. Other Mensheviks thought that the party should be open to all, as in Germany. So हम कह सकते हैं जैसे ही ये बहस चली तो यहाँ पे जो व्लादिमीर लेनिन है उन्होंने उनकी आइडियोलॉजी जो है वो कॉमन आइडियोलॉजी से थोड़ी सी अलग थी क्योंकि वो नहीं मानते थे कि जितने भी पीजेंट्स के ग्रुप हैं वो एक ग्रुप में कभी भी यूनाइट हो सकते हैं क्योंकि वहाँ पे रिच हैं पुअर हैं वर्कर्स हैं लेबरर्स हैं कैपिटलिस्ट हैं. तो उनका मानना था कि ये जो है वो कभी यूनाइट नहीं हो सकते. तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए व्लादिमीर लेनिन ने
इसको डिवाइड कर दिया दो पार्ट में। तो पहला जो पार्ट था दे वर बोल्शेविक। उन्होंने दो पार्टी में डिवाइड कर दी, एक बन गया बोल्शेविक और दूसरा बन गया मेंशेविक्स। दूसरी पार्टी बन गई मेंशेविक्स। अब हुआ ये कि बोल्शेविक्स के अकॉर्डिंगली वो मानते थे कि जो जार निकोलस की जो सोसाइटी है या फिर जो जारिस्ट रसिया है उसमें पार्टी शुड बी डिसिप्लिन। तो जारिस्ट में अब जो लेनिन का क्या मानना था कि ये जो पार्टी है इसमें क्या होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, डिसिप्लिन एंड अब इसमें डिसिप्लिन होना चाहिए और क्वालिटी मेंबर्स होने चाहिए, क्वालिटी ऑफ मेंबर्स। मीन्स हम कह सकते हैं व्लादिमीर लेनिन का मानना था कि ये जो पार्टी है इसमें बोल्शेविक्स में जो भी मेंबर्स हैं उनमें डिसिप्लिन होना चाहिए, उनमें क्या होना चाहिए उनमें जो है एंड शुड कंट्रोल द नंबर एंड क्वालिटी, नंबर्स को कंट्रोल करना चाहिए और जो मेंबर्स में कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए। मीन्स ये नहीं कि बहुत ज्यादा मेंबर्स हो गए। अब यहाँ पे इनका मानना था कि लेनिन का ये भी मानना था कि यहाँ पे जो लीडर है लीडर शुड बी वन। यहाँ पे एक लीडर होगा और वही क्या करेगा, डिसीजंस लेगा। लेकिन जो अलग पार्टी बनी मेंशेविक, इनका टोटली अलग मानना था। मेंशेविक के अकॉर्डिंगली अब यहाँ पे ये पार्टी ओपन टू ऑल, ओपन टू ऑल। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि इनमें सब चीजें थी लेकिन इनके अकॉर्डिंगली वो अलग था। यहाँ पे क्वालिटी ऑफ मेंबर्स की जरूरत नहीं थी, यहाँ पे डिसिप्लिन नहीं था और यहाँ पे जो भी डिसीजंस थे, अगर हम लेनिन की बात करें तो यहाँ पे 1% डिसीजन था मीन्स 1% पार्टिसिपेशन था। बट यहाँ पे हम कह सकते हैं जो मेंशेविक्स थे उनके अकॉर्डिंगली वो जो ग्रुप था उस ग्रुप में सब पीपल, सब मेंबर जो है वो इक्वली इम्पोर्टेंट है और एवरी पर्सन हैज द इक्वल राइट टू स्पीक इन फेवर ऑफ द ग्रुप। हम कह सकते हैं यहाँ पे जितने भी मेंबर्स थे उनको इक्वल पार्टिसिपेशन मिला था। वहाँ पे कोई लीडर नहीं थे। जो भी इंसान उस टॉपिक के बारे में या फिर उस प्रॉब्लम के बारे में एक डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन जानते थे तो वो उसको कर सकते थे। मीन्स यहाँ पे बाउंडेशंस नहीं थे, बट इन व्लादिमीर लेनिन के ग्रुप में बहुत सारे बाउंडेशंस थे। सो क्लास, लेट्स सी सम पॉइंट्स।